मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के मंच पे। साथियों, आज की ये कड़ी बहुत ही खास है। ये प्रयास है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का उस विराट व्यक्तित्व को जो कि हम सबके बीच में सबका चहेता है। राजनीतिक ऊंचाइयों को छूने के बावजूद, अनेक पदों पर अनेक पदभार ग्रहण करने के बावजूद उनकी सरलता और सहजता आज भी बरकरार है। कमाल की बात ये नहीं है कि वे 1 या 2 या 3 बार नहीं बल्कि 7-7 बार सांसद बने। उन्होंने अनेक केंद्रीय मंत्रालय में अनेक पदभार संभाले, राज्यों के राज्यपाल बने, और वो भी 1 या 2 नहीं बल्कि 3-3 राज्यों के। बल्कि कमाल की बात यह है कि राजनीतिक ऊंचाइयां छूने के बावजूद वो अपनी सरलता और सहजता को बरकरार रख पाए। उन्होंने किसी भी वाद विवाद में भाग नहीं लिया, किसी ने उनको ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना। तो ज़रूरत है ऐसे विराट व्यक्तित्व के पीछे छुपे व्यक्ति को पहचानने की। तो आइए आज आपकी बातें में हम शुरुआत करते हैं और कोशिश करते हैं विराट व्यक्तित्व वाले श्री रमेश बैस जी। माननीय रमेश बैस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम अभिभूत हैं महोदय कि आप दूरदर्शन में पधारे हैं, क्योंकि दूरदर्शन की शुरुआत की नींव जो है वो आप ही के हाथों रखी गई और दूरदर्शन और आकाशवाणी रायपुर में जो फल फूल रहे हैं वो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम अभिभूत हैं आपका स्वागत करते हुए। धन्यवाद। माननीय महोदय, अभी पर्व का माहौल चल रहा है, त्योहारों का मौसम चल रहा है और साथ में हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़, वो भी अपना पर्व मनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। 1 नवंबर को हमारा ये छोटा सा सुंदर सा राज्य ये 25 साल मना लेगा। रजत जयंती वर्ष हम मना रहे हैं और इस छत्तीसगढ़ की नींव रखने में आपका और अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत इस पावन अवसर के साथ करें और दर्शकों को हम एक बार फिर से आपके मुंह से बताना चाहेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ राज्य की नींव की शुरुआत की गई। बहुत पहले तो दूरदर्शन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि रजत जयंती वर्ष हमारा राज्य बनने का सरकार के द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा जी। लेकिन राज्य बनने के पूर्व राज्य कैसे बना इसके बारे में कई लोगों को नहीं मालूम। बिना खून खराबा का, बिना आंदोलन का छत्तीसगढ़ राज्य बना। अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुझे याद है कि रायपुर के आम सभा में आम सभा लेने के लिए आए। सर्किट हाउस से सप्रेशाला के मैदान में उनको मैं ले जा रहा था। अटल जी ने मुझसे कहा कि स्थानीय समस्याएं क्या है, आज के भाषण में हम क्या बोलें। मैंने हंसते हुए कहा, अटल जी आपको मैं थोड़ी बताऊंगा कि आपको क्या बोलना चाहिए। बोले फिर भी कुछ तो बताओ। तो मैंने कहा कि अभी लोगों के मन में है कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनना चाहिए। चुनाव सामने आने वाले हैं। अगर आज की सभा में आप घोषणा कर देंगे कि अगर 11 लोकसभा की सीट मुझे दो, मैं तुम्हें छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। वो हंसे वो कहा कि नहीं, अपने भाषण में आप बोल देना। मैंने कहा अटल जी मैं लोकल होता हूँ, मेरा बात का असर नहीं होगा। आप अगर इसको बोलेंगे तो जनता को उसका असर होगा। और जैसे ही हम लोग सभा स्थल में पहुँचे, अटल जी का भाषण प्रारंभ हुआ। मुझे मालूम है कि अटल जी को कहाँ पे टोकना है। भाषण के बीच में मैं कुर्सी से उठा और उसके कान में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की घोषणा कर दो। उन्होंने कहा 11 लोकसभा की सीट मुझे दो, मैं छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा।
यहाँ से राज्य की शुरुआत हुई। लोकसभा में बिल पास हुआ, एक बार बिल को तो फाड़ के फेंक दिए थे समाजवादी पार्टी ने, फिर दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद फिर बिल बना। तो उस समय मुझे अटल जी बुलाकर कहा कि ये बिल तो पास हो गया है, राज्य कैसा बनना चाहिए, कि एरिया कितना होना चाहिए, ये सारी बातें आडवाणी जी के पास बैठकर आप तय कर लो। मैं आडवाणी जी के पास गया और मैंने कहा कि अटल जी ने कहा है कि राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का नक्शा कैसा होगा उसको देखने बोले हैं। तो मेरे मन में था कि बालाघाट और मंडला भी छत्तीसगढ़ राज्य में आ जाता तो बहुत अच्छा होता। आडवाणी जी ने मुझे कहा कि आप बालाघाट और मंडला जाकर वहाँ के लोगों से, पत्रकारों से, जनता से, व्यापारियों से, सारे लोगों से बात करो कि उनके मन में क्या है, अगर वो तैयार होते हैं हम उसको ले लेंगे। मैं मंडला बालाघाट गया, लोगों से पूछा सब, उन्होंने कहा, बालाघाट के लोग कहा कि हमारा महाराष्ट्र से नज़दीक है तो हम छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे। मंडला के लोग भी बोल दिए कि हम नहीं जाएंगे। मैंने आकर आडवाणी जी को बताया कि दोनों जिला नहीं आने वाले हैं, तो कहा कि अभी जितना अभी जो नक्शा बना है उतनी नक्शे को पास कर लेते हैं। और नक्शा पास हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य की घोषणा हुई और छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। ये बातें बहुत सहज लगता है कि उत्तराखंड में, तेलंगाना में लंबे समय तक आंदोलन चले, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उसके बाद भी उस समय राज्य नहीं बना था, लेकिन बिना खून खराबा, बिना आंदोलन के छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। इसके लिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी माननीय महोदय, मेरे ख्याल से ये छत्तीसगढ़ राज्य का सौभाग्य है कि आप जैसे माटी पुत्र ने जो अहम योगदान दिया, उस वजह से जो हमारा ये प्यारा सा राज्य है वो अब 25 वर्ष का हो चला है और रजत जयंती वर्ष मना रहा है। और साथ ही महोदय, हम लोग जो दूरदर्शन परिवार के हैं उनसे आपका खास स्नेह है, क्योंकि दूरदर्शन में जो आपका योगदान है यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ की लोक कला को बढ़ावा देने के लिए, वो अविस्मरणीय है और वो अभी तक वो परंपरा बरकरार है। तो इसके बारे में अगर आप हमारे साथियों को कुछ बता दें। मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री था। लोगों का मानना होता है कि राज्य मंत्रियों के पास कोई काम नहीं होता, केंद्र जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको कोई काम नहीं देते। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जिस मिनिस्ट्री में गया राज्य मंत्री होते हुए, मुझे हर मंत्रालय में फ्री हैंड मिला। मैं सुषमा जी को इस समय याद करना चाहूँगा कि सुषमा जी ने मुझे सारे अधिकारियों को बुलाकर कहा कि बैस जी राज्य मंत्री हैं, लेकिन ये मत समझो कि कोई काम नहीं होगा। अगर बैस जी जिस फाइल में दस्तखत कर दे वो फाइल मेरे पास नहीं आना चाहिए। बैस जी अगर कोई घोषणा कर दे वो पूरा होना चाहिए। ऐसे सुषमा जी मेरी सगी बहन जैसी थी और मेरी हर बातों को वो माने। और फ्री हैंड मिलने के कारण मैंने जितना हो सकता था दूरदर्शन में, ऑल इंडिया रेडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ में तो काफ़ी काम हुआ। यहाँ पहले छत्तीसगढ़ में जो हम अभी दूरदर्शन केंद्र में बैठे हैं, ये मात्र रिले स्टेशन था। इसको हमने प्रदेश के स्तर का हमने बनाया। यहाँ से प्रोग्रामिंग चालू हुए, छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम हुए, छत्तीसगढ़ी में समाचार हुए। ऑल इंडिया रेडियो में भी FM बैंड आया, मेट्रो चैनल आया, सब ये सब तो करना ही था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूरदर्शन केंद्र और ऑल इंडिया रेडियो में स्टूडियो नहीं था। जो मेरे आने के बाद दोनों जगह स्टूडियो का निर्माण हुआ, जिसमें काफ़ी कार्यक्रम करने में और लोगों को दिखाने में काफ़ी सहूलियतें हुई। वैसे तो 6 यहाँ पर मैंने अपने समय में 6 दूरदर्शन केंद्र खोले। LPT को मैंने HPT में भी बदला जी। खाली यही नहीं, मुझे वेंकैया नायडू जी ने कहा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दूरदर्शन केंद्र खोलो। मैंने 2 महीने के अंदर दूरदर्शन केंद्र वेंकैया नायडू जी के यहाँ जाकर खोला।
योगी जी अभी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके गुरुजी अवैधनाथ जी एक दिन मेरे पास आकर बोले कि वो हमारे यहाँ दूरदर्शन केंद्र नहीं है, अगर आप हमारे यहाँ दूरदर्शन केंद्र खोल दोगे, क्योंकि ये नेपाल का बॉर्डर है, तो वहाँ के लोगों को अच्छा रहेगा। तो मैंने वहाँ भी 2-2.5 महीने के अंदर मैंने दूरदर्शन केंद्र खोला। अवैधनाथ जी इतने खुश हुए और मेरे पास अगर कहा उसका उद्घाटन भी आप करेंगे, और मैं दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन करने उनके क्या नाम वहाँ पर गया मैं। जी। ऐसे कई कार्यक्रम हुए हैं कि जिसका अब काफ़ी दिन हो गया है कि कितने को याद करेंगे, लेकिन जितना हो सकता था मैंने दूरदर्शन केंद्र में, यहाँ के हमारे स्टाफ, दूरदर्शन के कर्मचारी एक अपनत्व की भावना से काम करते हैं। और मैं जहाँ भी अभी भी जाता हूँ तो जितने लोग मिलते हैं आज भी कहते हैं कि भाई जी आपने जितना काम करवाया अब उतना काम नहीं हो पा रहा है, ये सारा श्रेय आपको जाता है। मैं बोला ये श्रेय मुझे नहीं, आप सुषमा स्वराज जी को दीजिए, और ये उनके कारण ही मैं ये सब काम कर पाया। जी, तो हम सम्मानित हैं माननीय महोदय कि आप दूरदर्शन में पधारे हैं और आपकी जीवन यात्रा को समझने का जो हम कोशिश कर रहे हैं, ये यात्रा हम समझने की कोशिश करेंगे इस संदेश के बाद। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति का आपसे परिचय कराता है हमारा कार्यक्रम हमर चिन्हारी। इसमें हम मुखातिब होते हैं ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली शख्सियतों से। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम हमर चिन्हारी, माह के प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी, देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस बेहद ही रोचक चर्चा में, आपकी बातें में, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान से, विराट व्यक्तित्व वाले श्री रमेश बैस जी से। महोदय, आपकी यात्रा के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके बचपन की ओर, जहाँ पर देश एक तरफ अपना स्वाधीनता दिवस मना रहा था, वहीं पर उसी महीने 2 अगस्त को आपने एक बालक ने जन्म लिया। रायपुर की गलियों से होते हुए इतनी राजनीतिक ऊंचाइयों के पीछे पहुंचने का जो रहस्य है वो कहीं ना कहीं बचपन में तो छुपा होगा। तो कुछ बचपन की यादें अगर आप हमारे साथियों के साथ साझा करना चाहें। मैं तो गांव में रहता था जी। गांव से रायपुर आया जी। और मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती गई। जी। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे कोई रिश्तेदार छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं है, दूसरे प्रदेशों में भी कोई नहीं। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था तो मेरे क्लास में कई बच्चे पढ़ते थे, और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था, छुट्टियां लगने वाली होती थी, तो बोलते थे कि मैं नाना के यहाँ दिल्ली जाऊँगा, बोले मैं दादा के यहाँ बम्बई जाऊँगा। कहा बड़े बड़े शहरों के नाम के बच्चे आप बहुत नाम लेते थे। तो मैं मन ही मन सोचता था मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं बाहर कैसे जाऊँगा। लेकिन उसी दिन मैंने ठान लिया था मैं एक बार बम्बई और एक बार दिल्ली तो मैं घूमने जाऊँगा। अब मैं सिर्फ घूमने की सोचा था, लेकिन समय की देखो कि जो सोचा था वहाँ मुझे बैठा दिया गया। बिल्कुल। राजनीति में इससे ऐसा आना हुआ कि हमारा परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं था। जी। एक दिन पार्षद का चुनाव जो आने वाला था, तो मेरे को कई लोग बोले कि आपको लड़ना चाहिए। मैं बोला भाई मैं तो राजनीति में नहीं, मैं काम करता हूँ पार्टी के अंदर, लेकिन मैं कभी सोचा नहीं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन उस समय 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, बृजलाल वर्मा जी घर आए थे। चूँकि बृजलाल वर्मा जी से हमारा पारिवारिक संबंध और बृजलाल वर्मा जी का ससुराल मेरे गांव में है, जी।
तो खाना खाने के बाद बैठे तो बड़े भैया को बोले कि डॉक्टर साहब आप के परिवार बहुत बड़ा है, आप इस समय को देखते हुए कोई ना कोई आप लोग राजनीति में आइए। तो डॉक्टर भैया जो मेरे से बड़े हैं वो हंसते हुए कहा कि ये रमेश खाली घूमता है, इसको ले जाओ। मुझे पार्षद की टिकट दे दिए। अब ब्राह्मण पारा में हमारे परिवार के सिवाय कोई दूसरा समाज का हमारा नहीं, जी ब्राह्मण बाहुल्य वार्ड था जी। लेकिन जनता के आशीर्वाद और हमारे पिताजी और दादाजी के व्यवहार के कारण सारे ब्राह्मण लोग भी मुझको वोट किए और मैं वहाँ पार्षद बना। जी पार्षद मैं 78 में बना। जी 80 में विधानसभा चुनाव आ गया। ठाकरे जी घर आ गए, कुशाभाऊ ठाकरे जी बोले रमेश तुमको विधानसभा लड़ना है। मैं बोला ठाकरे जी अभी तो मैं पार्षद बना हूँ, 2 साल हुआ है, तो विधानसभा अगले टाइम लड़ लेंगे। नहीं नहीं आपको लड़ना ही पड़ेगा, हम लोग मालूम है कि आप ही जीत सकते हो, कोई दूसरा नहीं जीत सकता। ठाकरे जी की बात कोई काट नहीं सकता। हमको विधानसभा चुनाव लड़ा दिए मंदिर सब से। अब हमने चुनाव लड़ा, उस समय 90 विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी 4 सीट जीती थी। एक मैं जीता था, एक बलीराम कश्यप बस्तर से, लरंग साय अब इधर सारंगढ़ से जी और बलराम पुजारी बिंद्रा नवगढ़ से। 90 सीट में हम लोग 4 सीट जीते थे। तो कुशाभाऊ ठाकरे ने कहा कि भाई जी आप पूरा जो प्रदेश का दौरा करो और संगठन को के तरफ ध्यान दो। मैं पूरा छत्तीसगढ़ का दौरा करता था, संगठन में लगातार मैं शुरू से काम करते रहा। उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई, अचानक लोकसभा का चुनाव आ गया। फिर ठाकरे जी घर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि रमेश आपको अब लोकसभा लड़ना है। मैं बोला ठाकरे जी आपके कहने पर पार्षद से मैं विधायक बना और अभी ये भी 5 साल पूरा नहीं हुआ है, आप लोकसभा लड़ने बोल रहे हो। जी हम विद्याचरण शुक्ला को देखे थे कि लोकसभा कितना बड़ा होता है, लेकिन ठाकरे जी ने काफ़ी जीत पकड़ लिया। सब हमारे बड़े भैया जितने थे, सब परिवार के लोग सभी बोले जब ठाकरे जी जब इतना जब बोल रहे हैं तो लड़ देते हैं। और मालूम था कि 84 में हमको जीतना नहीं है, लेकिन ठाकरे जी की बात रखने के लिए हमने 84 में लोकसभा लड़ा। जी वो 84 में जो पहले पार्टी को जो वोट मिलता था उससे डबल से भी ज़्यादा वोट मिला। तो उसके बाद से ठाकरे जी ने मुझे 89 में चुनाव लड़वाया। वाह 89 से लेकर मैं 2019 तक लगातार सांसद रहा। और वो भी 1 या 2 बार नहीं, 7 बार आप सांसद रहे। जी इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न है महोदय कि आप 7 बार सांसद रहे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। आप क्या मानते हैं कि राजनीति से ज़्यादा अगर आप श्रेय देना चाहेंगे तो क्या ये जनता का प्यार और जो जनता के बीच में आप जाकर संवाद करते हैं, जो उनसे मेलजोल करते हैं, कहीं वो इसके लिए जिम्मेदार है? देखो, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे प्रदेश की जनता जी बहुत भावुक हैं। अगर इनको प्यार से कोई बात करें बिल्कुल तो सस्ते स्वीकार कर लेते हैं। जी मैंने पूरे राजनीतिक जीवन में अपने दरवाजे खुले रखे। मेरे से मिलने के लिए किसी को भी टाइम लेने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल अगर मैं घर में हूँ, आप 11 बजे 12 बजे रात को आओगे तो मैं मिलूँगा। और इसी विश्वास के साथ जनता को मालूम था कि जाएंगे तो बैस जी घर में होगा तो मिलेगा ही। लेकिन ऑफिस टाइम में मैंने भी ये भी व्यवस्था कर दिया था जी कि कोई भी, मैं अगर नई दौरे में हूँ या दिल्ली में हूँ तो कोई भी कार्यकर्ता कार्यालय हमारे आते हैं, उनको पहले बैठाइए, पानी दीजिए, फिर पूछिए काहे के लिए आए हैं। अगर आवेदन है तो आवेदन ले लीजिए, चाय कॉफ़ी पूछिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर रमेश बैस नहीं है कार्यालय में तो हमारा पूछने वाला कोई नहीं है। उनको ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए। जी तो कार्यकर्ता बिल्कुल घर जैसे आ जाते थे। जी जी कि उनको, कार्यकर्ताओं को नहीं लगता था कि कोई मैं बड़ा नेता हूँ, और मैंने भी कभी नहीं सोचा कि मैं बड़ा आदमी हूँ।
जी मैं तो भारतीय राजनीति में इसलिए आया हूँ कि मैं जनता की सेवा करूँगा, अपने प्रदेश का विकास करूँगा, ये भावना से मैंने काम किया। और छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो चाहे बड़े सा बड़ा कोई आदमी हो, व्यवहार बिल्कुल बराबर रहता था। जी, तो आपकी यही जो संवेदनशीलता है, यही जो जनता के प्रति आपका समर्पण है, वो आपको चहेता बनाता है। महोदय, आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, आपने कई पदभार ग्रहण किए, कई मंत्रालयों को संभाला। कोई ऐसा निर्णय जो कि आपको याद आता है जिसने कि जनता के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया हो? वैसे मैं तो कई मंत्रालय में काम किया, जी लेकिन कुछ कामों से मुझे काफ़ी संतुष्टि मिली। जब मैं स्टील माइंस मिनिस्टर था तो दिल्ली में अधिकारी लोग षड्यंत्र पूर्वक जो रेल लाइन होता है उसको भिलाई स्टील प्लांट बनाती थी। आपको याद होगा कि उस समय काफ़ी रेल लाइन टूटी थी, क्रैक हो जाती थी। जी तो बोले ये भिलाई स्टील प्लांट का रेल जो है वो उसमें कार्बन ज़्यादा है इसलिए नहीं खरीदेंगे। ये फाइनल हो गया था और चाइना से इंपोर्ट करने की बातें चल रही थी। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, मैंने नीतीश जी के पास गया और कहा कि आज सेल के पास जितने स्टील प्लांट है सारे घाटे में है, भिलाई स्टील प्लांट ही एक फायदे में है। अगर कहीं वहाँ रेल मंत्रालय रेल लेना बंद कर देगा तो भिलाई स्टील प्लांट भी घाटे में चली जाएगी। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया कि हम आप मेरे साथ अपने स्टाफ को लेकर चलिए, इंजीनियरिंग स्टाफ को, और अपने सामने अपन रेल बना के देखते हैं। अगर उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी या इंजीनियर आपका फेल कर देता है तो फिर अपन नहीं खरीदेंगे। अगर कहीं पास हो जाता है तो आप अपने मंत्रालय को लिखें कि भिलाई स्टील प्लांट का ही रेल खरीदा जाए। जी मैं और नीतीश कुमार जी और उनके इंजीनियरिंग स्टाफ के साथ हम लोग भिलाई आए, हमारे सामने रेल बनवाए, उनका टेस्ट हुआ, सही पाया गया और वहीं प्लांट में ही बैठकर उन्होंने घोषणा किया कि जितना भी भिलाई स्टील प्लांट रेल बनाएगा रेल मंत्रालय खरीदेगा। तो आज भिलाई स्टील प्लांट घाटा होने से बच गया। बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आदिवासियों को ज़मीन बांटने का जो बिल था मैंने पास किया था। वाह जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, पुलिस वाले कि आदिवासियों को काफ़ी डराते थे कि हम तुम्हारा घर उजाड़ देंगे, तुम्हारा झोपड़ी तोड़ देंगे, सूखी लकड़ी इकट्ठा करके आ रहे हैं तो फॉरेस्ट वाले उसको गाली दे रहे, चमका रहे हैं। बहुत परेशान थे वो, उन लोग अनिश्चितता में जी रहे थे। जी तो अटल जी मुझे एक दिन बुला कर कहा कि सामने चुनाव है, आप आदिवासियों के लिए क्या कर सकते हो। तो मैंने कहा कि आप जो आदेश करोगे। यहाँ मैं देखता हूँ कि जो आदिवासी बहुत परेशान रहते हैं, अगर उनको हम जो जहाँ पर है वहाँ पर उनकी मकान को हम उनको पट्टा दे दें तो वो लोग निश्चिंत होकर जी सकते हैं। उन्होंने कहा बिल बनाओ। मैंने अपने सेक्रेटरी को वहीं पीएमओ में बुलाया और मैंने कहा ये सब बिल बना के लाओ। आधा घंटे में बिल बन के आ गया। मैं, अटल जी, प्रमोद महाजन और जेटली जी, हम चारों बैठे थे। उन्होंने जेटली जी को फाइल दिया और उसको फाइल देखने के बाद जेटली जी ने कहा नहीं बहुत अच्छा, इसको करना चाहिए। मैं वहीं अटल जी के सामने उसमें साइन किया और ये बिल पार्लियामेंट में आया, बिल पास हो गया। आज आदिवासियों को रहने के लिए उनका खुद का मकान बन गया है। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी बात है ये। जी, तो ऐसे ही आप जैसे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो कर्म करते हैं, उन्हीं को कर्मयोगी बोला जाता है। एक सबसे बड़ी, टोकूंगा मैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक सबसे बड़ी बात है जी कि मैं ट्रांसजेंडर का बिल बनाया। अच्छा। अभी तक हमारे देश में ट्रांसजेंडर की बिल नहीं थी। जी। तो पार्लियामेंट में जब बिल आया उसके बाद उसको, मैं सोशल जस्टिस का चेयरमैन था जी, कमेटी का, जी, मेरे पास रिफ़र किया गया। तो मैंने पूरे दुनिया में कहाँ कौन सा देश में ट्रांसजेंडर का बिल है वो मंगवाया। उनका अध्ययन करने के बाद काफ़ी करके ट्रांसजेंडर का बिल बनाया
जब बिल पास हुआ तो इतने ट्रांसजेंडर मुझको फ़ोन करके आप मुझे आशीर्वाद दिए कि भाई जी आपने बहुत बड़ा हमारा काम कर दिया। वो वैसे ही डिसेबल पर्सन का बिल मेरे बनाए हुआ है जी। डिसेबल पर्सन का बिल भी बनाया, उसमें 6-7 बीमारियां थी तो मैंने 45 बीमारी को जोड़ा। यानी काफ़ी काम जो मेरे को जवाबदारी मिलते गई पार्लियामेंट से भी या पार्टी की तरफ से भी, उसमें मैं ईमानदारी से काम किया, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, लोग मुझे जानते हैं। जी, तो आप जैसे निष्ठावान व्यक्ति ही कर्मयोगी कहलाते हैं महोदय। चलते चलते बहुत ही संक्षेप में मेरे मन में एक प्रलोभन आ रहा है कि आपकी जो राजनीतिक यात्रा है उसके बारे में सब लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को पता है, व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत ही संक्षेप में अगर आप हमारे दर्शकों को रूबरू कराना चाहें अपने व्यक्तिगत जीवन से, और साथ ही अगर आप थक जाते हैं तो आप थकान मिटाने के लिए क्या करते हैं? अरे मेरे देश से, मेरे प्रदेश की जनता को मालूम है, कार्यकर्ताओं को मालूम है, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। और मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने लंबे राजनीति में रहते हुए मैंने काजल की कोठरी से बेदाग निकला। बिल्कुल। कोई मुझ पर आरोप नहीं लगा सकता कि बैस जी ने कोई गलत काम किया हो। जी। अब बचपन की यादें तो बहुत है, लेकिन ऐसा कोई खास नहीं है कि उसको बोलें, क्योंकि बचपन की मैंने बता दिया था कि मैं दिल्ली और जो बम्बई जाने की बात किया था जी। तो वो तो बातें आ गई है जी। लेकिन सिर्फ मैं इतना कहूँगा आज के कार्यक्रम में कि कोई किसी को अगर कोई पद मिलता है, कोई जवाबदारी मिलती है, वो उसको व्यक्तिगत ना समझे, उसको सेवा की भावना से लेना चाहिए। जी। क्योंकि आपका बचपन यहाँ आपके जनता जो है वो आपको जानते हैं। अगर पद पाने के बाद जो व्यवहार पहले था और पद पाने के बाद अगर व्यवहार बदल जाता है, आपका स्टेटस बदल जाता है, जनता स्वीकार नहीं करती। इसलिए सादगी जीवन बिताना चाहिए। जनता की जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप उनकी सेवा कीजिए, उनकी समस्याओं का हल कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको कुछ पावर दिया है, उस पावर का उपयोग आप जनता की भलाई के लिए कीजिए। बहुत सुंदर महोदय, आप दूरदर्शन के प्रांगण में पधारे और हम अभिभूत हैं और साथ ही सम्मानित भी हैं कि आपने हमारे यहाँ आके दर्शकों से रूबरू हुए और अपने व्यक्तित्व के बारे में जो जानकारी दी कि आपकी जो विराट यात्रा है उसके पीछे का रहस्य क्या है, ये मेरे ख्याल से हमारे साथी समझ गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मन में संवेदनशीलता हो, सरलता हो, सहजता हो तो आदमी कर्मयोगी हो जाता है। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी